हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। पहले 4 चैप्टर हमारे चैप्टर वाइज सीरीज के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, उसके बाद लास्ट चैप्टर करेंगे जो हमारे टोटल 6 चैप्टर है कोर्स के अंदर। उसके बाद हम करेंगे मिक्स्ड केस स्टडीज। हमारे अब सैंपल पेपर्स भी आ चुके हैं, तो उसका हमको आइडिया भी लग गया कि किस लेवल के आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा अलोंग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। टिल देन आप थोड़ा सा वेट करिए इन सॉल्यूशंस के लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइज। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? इट इज डिफाइंड, क्वेश्चन क्या दे रखा है? इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क within which managerial and operation tasks are performed। जिस फ्रेमवर्क के अंदर मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होते हैं, उस फ्रेमवर्क को हम क्या बुलाते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उस फ्रेमवर्क को हम क्या बुलाते हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। कहते हैं सर, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो वही तो ऑप्शन है। मतलब बिजनेस स्टडीज, मतलब ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, या फिर बली का बकरा। ऑप्शन नंबर बी आया मेरे पास, ऐसे बली का बकरा के नाम से या फिर बिजनेस स्टडीज के नाम से। ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आंसर आया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो आंसर आया एकदम सही आंसर आया, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये डेफिनेशन है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, it is in a framework within which managerial and operating tasks are performed। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है। ये कहां मिलेगा? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन है। फिर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला आपका आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर आता है आपका दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स that can be effectively managed by a superior। एक मैनेजर जब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर लेता है, इस चीज को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चों बताओ इसका फटाफट से आंसर। फिर आपको एक स्टोरी बताऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ बच्चों फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही दे रखी है हमको। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। अब बताते हो इससे पीछे स्टोरी क्या है। बच्चों कुछ दिनों पहले मेरा एग्जाम था। एग्जाम ये बिजनेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही था। तो यही सेम क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस क्या कहते हैं? स्केलर चेन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन आया था। क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूं बिजनेस स्टडीज, तो मैंने तो फटाफट से आंसर टिक कर दिया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरा पेपर जल्दी हो गया था, तो मैं इधर उधर गर्दन घुमा रहा था, तो मैंने एक लड़की का ऑप्शन देखा। एक लड़की ने इसका आंसर लिख रखा था स्केलर चेन। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर इज कॉल्ड स्केलर चेन। मेरे को देख के थोड़ा अजीब सा लगा। अब मुझे बेचारी पे तरस आया, तो मैंने बोला कि ऐसा है, इसका आंसर स्केलर चेन नहीं है, इसका आंसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, मैंने चीटिंग करते हुए उसको थोड़ा सा बोल दिया, इसका आंसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, स्केलर चेन नहीं है। तो शी वाज लाइक कि नहीं, इसका आंसर स्केलर चेन है, मैंने सुबह पढ़ा था। मैंने कहा तूने शायद गलत पढ़ा होगा, बट इसका आंसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। कहती नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं इसका आंसर स्केलर चेन है। मेरी हंसी छूट रही थी, अब मैं से क्या बोलूं, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। मैंने कहा देख ऐसा है, तू घर जाके गूगल कर लियो, देखो आंसर स्केलर चेन लगाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरा आंसर गलत है, इसका आंसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। तो मेरे कॉन्फिडेंस से वो थोड़ी सी शॉक हो गई कि हाउ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्वेश्चन, जबकि मैंने सुबह पढ़ रखा है इसका आंसर स्केलर चेन था। तो मैंने उसको बताया मैं 9 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है इसका आंसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। आपने जहां भी देखा उसका आंसर ये गलत है। तो जब ये बात आसपास मैंने थोड़ी सी ना तेज बोलती थी, मैं पढ़ाता हूँ इस सब्जेक्ट को 9 साल से, तो आसपास थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो गया था, एंड बच्चे लाइक
अरे भैया मुझे बता दो, अरे भैया मुझे बता दो इसका आंसर, तो ऐसा कुछ माहौल सा हो गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे हमेशा याद रहता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है आपको? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, the number of levels of management in the organization increases, decreases, remains unaffected या फिर none of the above। अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक सुपीरियर ज्यादा लोगों को इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंक्रीज होंगे, वो डिक्रीज होंगे, वो एज इट इज रहेंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग लगाना, फिर आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। मुझे एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी लॉजिक वाली बात करते हैं। अगर एक मैनेजर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहा है, तो मुझे ये बताओ ज्यादा लेवल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? ज्यादा लेवल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अगर एक मैनेजर बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहा है, तो 2-4 डिपार्टमेंट बनाओ, काम खत्म, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी में सिमट जाएगी। क्या हमको मल्टीपल लेवल्स बनाने पड़ेंगे? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, फ्लोर लेवल, कुछ ऐसा बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो हमारे लेवल्स है वो कम होते जाएंगे, एंड वाइसा वर्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर है? अच्छा मैं आपको बता दूं, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन था जो आपके सामने रखा गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट लॉजिकल थिंकिंग आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरेनस लिमिटेड is a company leading in the metal products. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts and personnel. Identify the type of organization structure followed by the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो कि मेटल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उसकी जो मेनली फंक्शंस है वो किस किस में? प्रोडक्शन में है, परचेज में, मार्केटिंग में, अकाउंट्स में, पर्सनल में। तो बताइए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो फॉलो कर रही होगी? ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी रिलेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी डिविजनल स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अलग अलग फंक्शन है, अलग प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फंक्शनल, रिलेशनल, डिविजनल या फिर नन ऑफ द अबव? तो चलिए बच्चों आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम डिपार्टमेंट वाइज काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम कौन सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या ये लॉजिक क्लियर है आपको? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? Identify the type of organizational structure which make trainings of employee easier as the focus is on a limited range of skills. कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पर ही उनको ट्रेन करना होता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पर ट्रेनिंग करना इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पर लिमिटेड स्किल्स का ही काम करना होता है। नेटवर्क, डिविजनल, फंक्शनल या फिर मैट्रिक्स? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन्होंने चैप्टर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, रीड करा हुआ है, समझा हुआ है, तो उनको पता लग गया होगा ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की एक क्या दे रखी है? इंपॉर्टेंस दे रखी है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हमको एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर एक ही तरीके के काम हो रहे होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना इजी हो जाता है। जैसे अकाउंट्स के अंदर मुझे सिर्फ अकाउंट्स की ट्रेनिंग देनी है, मार्केटिंग के अंदर मुझे सिर्फ उनको मार्केटिंग करना सिखाना है, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर उनको सिर्फ प्रोडक्शन करना सिखाना है, तो ऐसे में सिर्फ लिमिटेड स्किल्स ही सिखानी होती है, तो ऐसे केस के अंदर उनको ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है। क्लियर? ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर 6। Under this type of organizational structure, manpower is grouped on the basis of different products manufactured. मतलब कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को इस तरीके से डिवाइड करते हो कि जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं उस हिसाब से।
डिविजनल में, फंक्शनल में, नेटवर्क में या फिर मैट्रिक्स में? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूं। अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। डिविजनल, फंक्शनल, नेटवर्क या फिर मैट्रिक्स? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर ले। आई होप अभी तक आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे फेसबुक कंपनी हो गई, फेसबुक की अपनी अलग अलग कंपनी है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और वैसे ही उसकी 100 अदर कंपनीज हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। This type of organizational structure is most suitable when the size of organization is large, has diversified activities, and operation requires a high degree of specialization. कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको कब जरूरत पड़ती है? जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत लार्ज होता है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, और हर एक एक्टिविटी को करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? डिविजनल, फंक्शनल, नेटवर्क या फिर मैट्रिक्स? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो बिल्कुल बच्चे ने बच्चे वाला आंसर दिया, मतलब उसने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर, और ये बिल्कुल सही आंसर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शनल स्ट्रक्चर वहीं लगाया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत बड़ी लार्ज हो, उसमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हो, हर फंक्शन को करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, तभी तो आप सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाते हो। वरना एक छोटी सी दुकान के अंदर जो हमारे दुकानदार भैया होते हैं, दुकानदार आंटी होती हैं, वही अकाउंट संभाल रही होती हैं, वही मार्केटिंग संभाल रही होती है, वही परचेज संभाल रही होती है, वही सेल्स संभाल रही होती हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो सेल्स का अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, परचेज का अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, और फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फीचर नहीं है? इट प्रमोट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, it is easy to fix responsibility for performance, it is an economical structure to maintain। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। which of the following is not a feature of functional structure? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है, मैनेजर डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है, आप रिस्पांसिबिलिटी इजीली फिक्स कर सकते हो, या फिर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास, और आई होप आपने भी सही गेस कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करना इजी नहीं होता है, बल्कि मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पे इल्जाम डाल देता है कि प्रोडक्शन वाले ने सामान प्रोड्यूस करके नहीं दिया तो हम बेच नहीं पाए, प्रोडक्शन वाला बोलता है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमको पैसा नहीं दिया तो हम परचेस नहीं कर पाए। समझ रहे हो? तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करी जाती है। तो इसलिए ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी टास्क नहीं होता है, इसलिए इसका फीचर भी नहीं है, बल्कि इसकी डीमेरिट है इसकी। ठीक है, क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, which of the following is not a merit of functional structure? ऑप्शन नंबर ए, it promotes control and coordination within the department, it makes the training of employee easier as the focus is only on a limited range of skills, it ensures that the different products get due attention, it leads to occupational specialization। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट नहीं है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना इजी हो जाता है, ट्रेनिंग करना इजी हो जाता है, प्रोडक्ट को अटेंशन मिल जाती है, या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटे भीम के बड़े फैन हैं, छोटा भीम करे जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है वो एकदम करेक्ट दिया है, क्योंकि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंट्स को ड्यू अटेंशन मिलती है, प्रोडक्ट को अटेंशन नहीं मिलती। किसको मिलती है? डिपार्टमेंट को, या फिर फंक्शनल डिपार्टमेंट को अपनी सेपरेट या फिर ड्यू अटेंशन मिलती है। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस of the steps to be followed in an organizing process।
आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब पहले स्टेप पे कौन सा होता है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। तो बताइए ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है, वो सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंटलाइजेशन, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। बी आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, assigning of duties, establishing reporting relationship. C identification or division of work, assignment of duties, departmentalization, establishing reporting relationship. या फिर ऑप्शन नंबर D identification and division of work, establishing reporting relationship, departmentalization and assignment of duties. तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, identification and division of work, departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationship. इसमें मेरा टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें कुछ थिंकिंग वाला प्रोसेस नहीं था। आपको स्टेप्स याद होंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं आएगा। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऋषभ हैज जॉइंड एज अ क्रिएटिव हेड इन एन एंटरटेनमेंट कंपनी. He always ensured that work has been divided into small and manageable activities, and also the activities of the similar nature are grouped together. Identify the related step in organizing process being mentioned in the above lines. ऋषभ ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में एज अ क्रिएटिव हेड ज्वाइन किया। वो हमेशा इंश्योर रखता है कि जो काम उसको छोटे छोटे डिवाइड में पार्ट्स में डिवाइड करके रखो, और जो सिमिलर नेचर के जो काम है उसको ग्रुप करके रखो। तो बताइए वो कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो किस चीज पे फोकस कर रहा है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और बच्चे क्या करना चाह रहे हैं मेरे सामने, बारिश की बात कर रहे हैं। यह मौसम की बारिश, बारिश का पानी, पानी की बूंदे, आगे गाना मेरे को भूल गया मैं। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो आप मेन फोकस किस पर हो रहा है कि वो जो सिमिलर नेचर के जो काम है उसको वो ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो वो डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर है बच्चों? बहुत सही। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is not a merit of divisional structure? Not a merit. It promotes product specialization. It ensures different functions get due attention. It promotes flexibility and faster decision making. It facilitates expansion and growth as new divisions. बताइए बच्चों इस सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर क्या होगा कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डिवीजन स्ट्रक्चर का मेरिट नहीं है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फंक्शंस को अपनी अटेंशन मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग तेज हो जाती है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं और मेरे पास आंसर एकदम सही आ रहे हैं। आज बच्चे पढ़कर आए हैं ऐसा लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है कि हर एक फंक्शन को अपनी अटेंशन मिलती है। बच्चों ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर का मेरिट नहीं है। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है। लक्ष्य has been given a task of arranging a 5-day conference for foreign delegates. In order to ensure, फिर से रीड करूंगा मैं, in order to ensure smooth functioning of the event, he has made 2 people as coordinators to take care of the activities related to the registration and refreshment. Identify the function of management being carried out by Lakshya. लक्ष्य को टास्क दिया गया था कि 5-डे कॉन्फ्रेंस का वो काम संभाले। उसने क्या किया कि अगर स्मूथ फंक्शनिंग हो, उसने 2 लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाया जो रजिस्ट्रेशन का काम देखेंगे और जो रिफ्रेशमेंट का काम देखेंगे। तो बताइए उसने कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म किया है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर डायरेक्टिंग। तो एक हंसी वाला आंसर आया, सर जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उसी का नाम है। चैप्टर से सी ऑप्शन भी हो गया और चैप्टर का नाम ही क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजिंग। और ये ऑर्गेनाइजिंग क्यों है? क्योंकि उसने 2 लोगों को ड्यूटी असाइन करी है कि भैया तू किसका काम देखेगा, रजिस्ट्रेशन का काम देखेगा, और तू किसका काम देखेगा, रिफ्रेशमेंट का काम देखेगा। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is not an element of delegation? नीचे दिए गए ऑप्शन में से डेलीगेशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन? तो मेरे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल सही आया है कि जो भी बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है उनको डंडों से पीटना चाहिए, उनकी डांट लगानी चाहिए और उनके दांत तोड़ देने चाहिए। मतलब वो ऑप्शन नंबर डी की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, डिसेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन होते हैं वो होते हैं हमारे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जरा रीड करेंगे। द स्कोप ऑफ अथॉरिटी डैश एज वी गो अप हायर इन द मैनेजमेंट हायरार्की। जैसे जैसे मैनेजमेंट में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी अथॉरिटी का क्या होता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है या फिर कुछ भी नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे जैसे मैनेजमेंट में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी अथॉरिटी का स्कोप क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर नन ऑफ द अबव? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही आता हुआ मेरे पास। जैसे जैसे आप पोजीशन में ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे आपकी अथॉरिटी ज्यादा होती जाती है। यू कैन नाउ कमांड मेनी पीपल, यू कैन टेक ऑर्डर्स, यू कैन टेक डिसीजन। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टू बी डेलीगेटेड? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज है जो डेलीगेट नहीं करी जा सकती? Responsibility and accountability, authority and responsibility, accountability and responsibility या फिर all of the above? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर मेरे ख्याल से एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है बच्चों। यहां पर ऑप्शन एक जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका अथॉरिटी आना था, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको काटकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पे अथॉरिटी कर देना है। तो बताइए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी चीज है जो कि डेलीगेट नहीं करी जा सकती? अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी या फिर सभी कुछ डेलीगेट नहीं किया जा सकता? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। ये वन ऑफ द ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान रखना, अथॉरिटी हमेशा डेलीगेट करी जा सकती है, अथॉरिटी हमेशा डेलीगेट करी जा सकती है। आप अपनी पावर किसी और को दे सकते हो काम करने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट पूरी तरीके से नहीं करी जा सकती, और जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं करी जा सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये चीज आपको समझ में आ रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं करी जा सकती, अकाउंटेबिलिटी तो इतनी भी डेलीगेट नहीं करी जा सकती। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लेना, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। It is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. Responsibility, authority, accountability या फिर all of the above? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कि ऑब्लिगेशन जो काम करने को मिलता है, आपको ड्यूटीज परफॉर्म अच्छे से करनी है, उसको हम क्या बुलाते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो मेरे पास आंसर आया सर अच्छे बच्चे वाले आंसर हैं इसमें। अच्छा बच्चा मतलब ऑप्शन नंबर ए की बात वो कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, और वो करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बोलते हैं ऑब्लिगेशन, कि आपको जो काम दिया गया उसे आपको अच्छे से परफॉर्म करके देना है। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड या फिर नन ऑफ द अबव? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तरफ फ्लो करती है? सब डायरेक्शन में फ्लो करती है, नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है या फिर कहीं भी नहीं जाती है? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती है, ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड या फिर नन ऑफ द अबव? फटाफट से बताओ बच्चों, फटाफट से। आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, नीचे वाले के रिस्पॉन्सिबल होते हो या ऊपर वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चमकीला चमकीला आंसर आया, चिकनी चमेली आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी अपवर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल अपने ऊपर वाले पोजीशन के लिए होते हो। क्लियर? ओके।
अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी, जो भी किसी भी एम्प्लॉय को हम अथॉरिटी देते हैं उसको क्या करना चाहिए? अथॉरिटी शुड बी मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी शुड बी लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी करो चलेगा। तो अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, या कुछ भी करो, मतलब ऑल ऑफ द इज, कुछ भी करोगे तो चलेगा। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अथॉरिटी को क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए, कुछ भी करो। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है वो अगेन ऑप्शन नंबर सी, अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही चीज हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जब हमने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इन दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, तभी आप काम अच्छे से कर पाते हो। अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो आपका काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप दबाव में रहते हो कि यार काम करके देना है, वरना डांट पड़ेगी, नौकरी से निकाला जा सकता है, डिमोशन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ज्यादा ऊपर चले गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड? ऊपर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कौन सी चीज डेलीगेट नहीं करी जा सकती है, नीचे उसका उल्टा क्वेश्चन आ गया कि कौन सी चीज है जो डेलीगेट करी जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, या फिर सभी को डेलीगेट किया जा सकता है। बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर ऑल? तो मेरे पास आंसर आया बलराम, मतलब ऑप्शन नंबर बी की वो बात कर रहे हैं। तो अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते, और अकाउंटेबिलिटी तो इत्तू सी भी डेलीगेट हम नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम, आपके पास अथॉरिटी कहां से आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, फॉर्मल पोजीशन से आती है, अकाउंटेबिलिटी से आती है, या फिर सभी में से आती है? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अथॉरिटी कहां से आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पोजीशन से, अकाउंटेबिलिटी से, या फिर सभी से? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल पोजीशन। आप किसी पोजीशन पर होते हो तभी तो आपको पावर मिलती है, और जब आपके पास अथॉरिटी आती है तो फिर आगे काम होते हैं। क्लियर? तो फॉर्मल पोजीशन से ही क्या आती है हमारे पास? अथॉरिटी आती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? अब आप ये बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? अथॉरिटी से आती है, फॉर्मल पोजीशन से आती है, अकाउंटेबिलिटी से आती है, या फिर सभी से आती है? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? अथॉरिटी से, पोजीशन से, अकाउंटेबिलिटी से, या फिर सभी से? बताओ बच्चों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी जल्दी बताओ। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटी। आपको कोई पावर दी गई काम करने के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं उसको काम को करने के लिए। अगर मैं आपको वीडियो एडिट करने के लिए दे रहा हूं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिटिंग द वीडियो। इस चीज का ध्यान रखिए। आया समझ में? अब आंसर आया मेरे पास, अजनबी, वो अजनबी, वो अजनबी गाना। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अगला सवाल, अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कहां से आती है? अथॉरिटी से, फॉर्मल पोजीशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या फिर सभी से? बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी कहां से डिराइव होती है? अथॉरिटी से, पोजीशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या फिर सभी से? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक गाना मेरे पास एक गाना आया, चलो चले मितवा उन ऊंची ऊंची राहों में, गदर मूवी का गाना है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आया है। एक बच्चे ने कहा चीयर्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके पास है तो तभी आपकी जवाबदेही बनती है। ध्यान रखना ये आपको अच्छे से करने होंगे।
अब एक सवाल आता है, सर ये आपने क्वेश्चन बनाए कहां से, ढूंढे कहां से? तो बच्चों आपने अगर डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पढ़ रखा है तो उसी के अंदर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। बाल की खाल निकालेंगे हम बच्चों, आपको निकलवानी पड़ेगी बाल की खाल, तभी आपके मार्क्स आएंगे 41-40 और 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। समझ रहे हो, 50 क्वेश्चन के आंसर देने। सैंपल पेपर तो देख लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। आगे बढ़ते बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन और सुपर सिंपल क्वेश्चन। When decision making authority is retained, organization is said to be the higher level management and उसको हम क्या बुलाते हैं, मतलब जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है तो उस चीज को हम क्या बुलाते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हायर लेवल्स के पास होती है, टॉप लेवल के पास होती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बुलाते हैं? डिसेंट्रलाइज बुलाते हैं, सेंट्रलाइज बुलाते हैं, फ्रेगमेंटेड बुलाते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं बुलाते। जल्दी से बताओ बच्चों, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो बच्चों ने भी कह दिया है सर अब बस करो बहुत हो गया, बस करो बहुत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा प्यारा सा सेशन ऑन ऑर्गेनाइजिंग। हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार टच कर लिया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जब हमारे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएंगे। मिक्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जल्दी आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय। आपसे मुलाकात होती है अगले सेशन के अंदर।